2 साल मोदी सरकार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जब अंधेरा घना छा जाता है तो लोग रोशनी के लिए उम्मीद के एक दिए की तलाश में निकलते हैं। याद कीजिए, कुछ साल पहले तक देश को नाउम्मीदी के अंधेरों ने जकड़ रखा था। हम देख रहे थे लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे थे। एक से बढ़कर एक संख्या वाले भ्रष्टाचार के मामले थे। हम याद करते हैं कि उस समय देश में एक नाउम्मीदी का माहौल था। अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जा रही थी। हम देख रहे थे कि उन युवाओं के सपने जो हैं वो दम तोड़ रहे थे। औरतों के ऊपर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे थे। बलात्कार के ऐसे घिनौने वाक़ये हो रहे थे जो दिल दहला देने वाले थे। पूरा देश नाउम्मीदी के अंधेरों में एक तरह से जकड़ा हुआ था। और इसी बीच लोगों में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। भारत के लोगों ने उम्मीद की एक किरण दिखाई दी भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी में। और याद कीजिए 2014 के लोकसभा चुनाव, जब जनता जनार्दन ने, देश की जनता ने 30 साल बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक दल को इतना बहुमत दिया कि वो अकेले अपने दम पर देश की सत्ता पर काबिज हो सकती थी। लेकिन उसके बावजूद देश में एक मिलीजुली सरकार बनी। भाजपा के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी ने एनडीए की सरकार बनाई और एनडीए की सरकार देखते ही देखते अब अपने 2 साल पूरे कर चुकी है। जी हाँ, 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने सत्ता संभाली थी और तब से लेकर अब तक 2 साल पूरे हो चुके हैं। इन 2 सालों के सफर पर आज निगाह डालने का वक्त है कि देखते हैं कि इन 2 सालों में लोगों की जो उम्मीदें थी वो किस हद तक परवान चढ़ी हैं, कितने सपने लोगों के सच हुए हैं। आज उसका आकलन करने का दिन है और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए हम देश के अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ पहुंचे हैं लखनऊ में। लखनऊ की बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में इस वक्त हम हैं और हमारे साथ लखनऊ की जनता जनार्दन है जो अपने सवालों के साथ तैयार बैठी है। और हमारे साथ पैनल में मौजूद, मैं एक एक करके परिचय करा दूं। हमारे साथ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर अरविंद मोहन जी हैं। प्रोफेसर अरविंद मोहन जी आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ दिलीप अवस्थी जी हैं। दिलीप अवस्थी दैनिक जागरण उत्तर प्रदेश के संपादक हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर मानुका खन्ना जी हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस की जो है प्रोफेसर हैं। स्मृति जी, सबसे पहले शुरुआत ये करते हैं कि कोई 2 साल हो गए, जाहिर तौर पर अब लोगों के बीच में बहुत सारे सवाल है कि इन 2 साल में क्या कुछ अचीव किया गया। भाजपा की जो अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, उन्होंने लिखा कि जिस तरह से एक गरीब महिला को उज्ज्वला स्कीम के जरिए उसको एक फ्री में जो है रसोई गैस का सिलेंडर मिला, वो कहते हैं कि उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई और ये शायद अच्छे दिनों के आने की शुरुआत का संकेत है। ठीक है, ये ठीक है, ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्कीम है। लेकिन मेरा सवाल आप इसमें भी ज़रूर बोलेगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब ये सरकार आई थी तो अच्छे दिनों की उम्मीद सिर्फ गरीब तबके नहीं, देश के मध्यम वर्ग को भी थी, देश के युवाओं को भी थी, देश की महिलाओं को भी थी। तो क्या सब लोगों के लिए कहें कुछ ना कुछ संकेत मिल रहे हैं कि दिन बदले हैं, अच्छे दिनों की शुरुआत हुई है? जिस उज्ज्वला स्कीम की आप बात कर रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा संकेत मध्यम वर्गीय परिवारों ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान के आधार पर राष्ट्र को दिया। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के उन नागरिकों से निवेदन किया जो सब्सिडी नहीं, अगर ना भी हो उनके पास तो भी उन पर कोई आर्थिक संकट नहीं आएगा। और प्रधानमंत्री जी की अपील में ये बात उन्होंने जोड़ी कि जो नागरिक अपनी एलपीजी की सब्सिडी को गिव अप करेगा वो सब्सिडी का लाभ फिर एक बीपीएल परिवार की गरीब बहन तक पहुंचेगा। मुझे लगता है अपने आप में ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक ऐतिहासिक चुनाव के परिणाम के बाद जनता जनार्दन, देखिए एलपीजी की सब्सिडी छोड़ना मतलब हर महीने अपने ऊपर एक आर्थिक बोझ लेना, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों ने प्रधानमंत्री जी के निवेदन को स्वीकार कर अपनी एलपीजी सब्सिडी को छोड़ा। इसका मतलब उनका और 1 करोड़ नागरिक मतलब उनके साथ उनके परिवार में लगभग 3 से 4 लोग तो रहे होंगे। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी के एक निवेदन पर, एक आवाज़ पर देश के 5 करोड़ नागरिकों ने उनका समर्थन करते हुए अपनी एलपीजी कनेक्शन और सब्सिडी को छोड़ा ताकि बहनों को कहीं ना कहीं वो समाधान मिल सके। तो इसका इम्पैक्ट मात्र एक गरीब बहन के चूल्हे में नज़र नहीं आएगा बल्कि उस बेटी के भविष्य में भी नज़र आएगा जो अब कम से कम लकड़ियाँ नहीं बीन रही, स्कूल में जहाँ एनरोल हुई है वहाँ पढ़ भी रही है। WHO की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 12 लाख महिलाओं की जो रसोई का धुआं होता है उसके कारण हर साल मौत होती है। तो जाहिर तौर पर ये एक अच्छी स्कीम है, लेकिन जिन्होंने गिव इट अप किया
उनको तो मिला जिनके पास नहीं था, जो साधन विहीन थे, लेकिन जिन्होंने गिव इट अप किया उनका क्या? सवाल है कि वो मध्यम वर्ग है। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मध्यम वर्ग को भी इस सरकार से बहुत उम्मीदें थी। तो एक प्रधानमंत्री ने एक बार कहा और इस मध्यम वर्ग ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी, और मध्यम वर्ग को क्या मिला? ये एक बड़ा सवाल। मुझे अशोक जी ये दोबारा आपने अपनी ओपनिंग में कहा, जो मैं दोहराना चाहूँगी, कि पिछली सरकार एक भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर ले जाने वाली सरकार रही, और जब मध्यम वर्गीय नागरिक उस सरकार को देखता तब आक्रोश इस बात का बढ़ता कि हम दिन रात मेहनत करके अपना पेट काट के टैक्स का पैसा भरते और ये लोग हमारी मेहनत के पैसे को देश की तिजोरी से खाली करने का काम कर रहे हैं। तो अगर मध्यम वर्गीय परिवार को कुछ मिला इन 2 सालों में, तो सुविधाएं तो बहुत सारी मिली जो इस पूरे कार्यक्रम में मैं अंकित कर सकती हूँ, लेकिन सबसे बड़ा जो उनको प्रमाण मिला कि उन्होंने जो विश्वास चुनाव के एक बूथ पर जाकर नरेंद्र मोदी जी में दिखलाया, वो ये कि 2 साल की सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार है। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। उस आक्रोश को समाधान में परिवर्तित करने का हमारा जो प्रयास है वो प्रत्यक्ष आज मध्यम वर्गीय परिवारों के बीच में दिखाई देता है। चुनौतियां राष्ट्र के सामने कई थी जिनको हमने स्वीकार किया। प्रधानमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा कि आगे की डगर आसान होगी, ये कहा कि इस डगर में, सफ़र में रास्ते पर खड्डे बहुत छोड़ गए हैं, उन खड्डों को भरने का मैं शुरुआत करूंगा, और ये रास्ता एक बार ऐसा हो जाएगा कि इस पथ पर चल के राष्ट्र के नवनिर्माण में तो हम सब योगदान दे ही पाएंगे, लेकिन एक दिन जिस शक्तिशाली भारत का हम सब ने सपना देखा, उस सपने को अपनी आंखों के सामने साकार होता पाएंगे। दिलीप जी, क्या इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानी जा सकती है कि बीते 2 सालों में भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया? आप सीधे तौर पर कहें तो कोई भी बड़े भ्रष्टाचार का मामला इस सरकार में नहीं आया है, लेकिन अगर इसको यूँ देखिए कि दिल्ली में किस पार्टी ने सरकार बनाई और किस मुद्दे पर बनाई, तो लोग अभी भी इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है कि मोदी सरकार ने उतना किया है जितना मोदी सरकार को करना चाहिए था, वरना शायद आप पार्टी जिस तरह से दिल्ली में आई है ना आती। आपको लगता है दिल्ली में क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा था जिसके कारण? मेरे ख्याल में आप पार्टी भी इस मुद्दे को बहुत जोरदारी से और बहुत जबरदस्त तरीके से उठाती रही है, और इसके लिए वो रिप्रेजेंटेटिव एक पार्टी के रूप में, भले छोटी पार्टी है, बीजेपी के सामने वो बहुत जरा सी पार्टी है, लेकिन डेफिनेटली वो इस मुद्दे पर हावी रही है। मुझे लगता है कि मैं सॉरी अशोक जी, इसमें इंटरजेक्ट कर रही हूँ, अगर आप परिणाम से इस बात का संकेत दे रहे हैं कि किस पार्टी को कितना स्वीकार किया जनता ने, तो अभी हाल ही के असम के जो परिणाम है जिसमें बीजेपी को पूरी जीत मिली, वो अपने आप में इस बात का संकेत है कि जब जब जनता चाहती है परिवर्तन हो, विकास हो, तब तब जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक ये एक पार्टी की बात कर रहे हैं, उस एक पार्टी की अगर आप उपलब्धि विकास की दृष्टि से देखें तो क्या रही? कुछ नहीं। तो आज अगर दिलीप जी से मैं कहूं कि उनके विकास के कोई कार्य आप गिना दें, तो दिलीप जी उनके विकास के कार्य नहीं गिना पाएंगे। तो रेटोरिक एक जगह, दूसरी जगह भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए सरकार का, जैसे ये 2 विशेषज्ञ बैठे हैं, एकेडमिशियंस हैं, एम्पेरिकल एविडेंस जो हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं राष्ट्र के सामने, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले राजनीतिक पार्टियां अपने आप को सिर्फ रेटोरिक तक या भाषण तक सीमित रखती थी, वायदों तक सीमित रखती थी, और हम अब हर पथ पर, हर कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र के सामने प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। नहीं, लेकिन साथ में ही ये होता है, देखिए ये रेटोरिक जिसे आप कह रही हैं, रेटोरिक के साथ साथ हमेशा हर सरकार पिछली सरकार को ब्लेम करती है, ये एक अपनी राजनीति का एक हिस्सा बना हुआ है, और ब्लेम्स लगाए जाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि जैसे मैंने 2-3 विषयों पर, अब मैं इस पूरे कार्यक्रम में प्रमाण दे दूंगी, आप मुझे उस पार्टी का विकास के कार्य का एक बड़ा प्रमाण नहीं, मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रही हूँ। तो जनता जनार्दन को ये निश्चित करना है, जनता जनार्दन को ये निश्चित करना है कि महत्वपूर्ण अब राजनीति में क्या है, मात्र सत्ता में आने के लिए किसी एक पार्टी पे इल्जाम लगाना, या फिर सत्ता में आने के बाद डेवलपमेंट का प्रमाण देना। जैसे कि मैंने कहा, हमने ये कहा था कि हमारे पास चुनौतियां बहुत सारी हैं, देश का खजाना लगभग खाली हो चुका था, विदेश में अगर हमारे प्रधानमंत्री जाते तो क्या भारत को इतना सम्मान मिलता था? क्या भारत को टेबल पर निगोशिएशन की दृष्टि से क्या इतना महत्व मिलता था? ये सत्य है कि ऐसा नहीं होता था।
COP21 के बारे में अरविंद जी मुझसे बेहतर बोल पाएंगे, लेकिन अपने आप में डिप्लोमेटिकली वो बहुत बड़ी एक जीत थी कि सभी डेवलपिंग कंट्रीज जो अपने देश में विकास भी चाहते थे और पर्यावरण की सुरक्षा भी चाहते थे, भारत उनकी आवाज़ बनकर उभरी। क्या भारत ये कर पाया था पहले पिछली सरकार में? तो मैं आरोप की राजनीति नहीं कर रही हूँ, मैं प्रमाण की राजनीति कर रही हूँ। देखिए थोड़ा सा दिलीप जी यहाँ से थोड़ा सा क्योंकि मैं भी दिल्ली का बाशिंदा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपसे डिफर करूंगा कि शायद भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं था जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई। मुद्दे दूसरे भी बड़े सारे थे, बीजेपी की अपने इंटरनल कमियां भी थी, लेकिन हम दिल्ली पर भी बात नहीं कर रहे, हमारा फोकस इस वक्त देश पर है। इसलिए मैं थोड़ा भ्रष्टाचार, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा कि भ्रष्टाचार क्या एक बड़ा पैमाना हो सकता है ये आंकने का कि 2 सालों में ये सरकार जो है इसने एक लोगों को कम से कम मैसेज दिया है कि भाई भ्रष्टाचार के वो मामले नहीं। पहले हम जब करोड़ों में भ्रष्टाचार होते 0 0 0 0 0 0 इतने जीरो देख देख के हमारे हिंदुस्तान खुद जीरो होता जा रहा था। तो मैंने इसलिए सवाल उठाया कि क्या भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जिस पर इस सरकार की पीठ थपथपाई जा सकती है? नहीं, बिल्कुल थोड़ी तो जरूर। थपथपा दीजिए दिलीप जी। नहीं, देखिए मोदी जी को इस बात का क्रेडिट है, जनता ही ताली बजा के थपथपा रही है। मोदी जी को इस बात का क्रेडिट है कि इस विषय को उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और ये मुद्दा इस देश ये में भी क्रेडिट है कि 2 साल में कोई बड़ा भ्रष्टाचार क्या कोई भ्रष्टाचार इस सरकार के माध्यम से नहीं, लेकिन ये मैसेज जनता तक क्यों नहीं ट्रांसलेट होने जनता ही तो तालियां बजा रही है मोदी जी यहाँ बजा रही के है, लिए। लेकिन बिहार में क्यों नहीं बजा रही है? मुझे ऐसा उत्तर लगता है प्रदेश कि में क्यों नहीं बजा रही है? मुझे ऐसा लगता है दिलीप जी, उत्तर प्रदेश में तो तालियां बजाने का समय अभी आया नहीं है, आने वाला है। और जोरदार तालियां बजेगी इसका आश्वासन मैं आपको दे दूं। हम लोग दिल्ली से होते हैं बिहार उत्तर प्रदेश पे आ रहे हैं, इन सब पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं प्रोफेसर अरविंद मोहन जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक भ्रष्टाचार की बात है, दूसरा जो बड़ी बात है, जो बड़ा मुद्दा है वो अर्थव्यवस्था है। लगातार ये बात हो रही है कि देश की जो आर्थिक विकास है वो 7-7.5% की दर से हो रहा है, लेकिन सवाल ये कि विकास ये आंकड़ों में तो दिख रहा है, पर क्या जनता के बीच इस विकास के कारण जो डेवलपमेंट की जो बात होती है क्या वो जनता के बीच पहुंच पा रही है? ये एक बड़ी बात है, आप मानते हैं? देखिए 2 बातें रखना चाहूँगा इसमें। पहला सच ये है कि जब आप विकास की बात करते हैं, क्योंकि मैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए भी काम करता हूँ, और कहीं ना कहीं एक सच दिख रहा है कि पिछले इस सरकार के आने से पहले के जो 5 साल थे उसमें पॉलिसी पैलेसेस की एविडेंस भी हमने डॉक्यूमेंट की, और उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जैसे जैसे पॉलिसी पैलेसेस होती चली गई, देश में निवेश घटता चला गया, देश की ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ होती चली गई, आर्थिक पहलू पर हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती दिख रही थी, जिसके आज हमारे पास स्टैटिस्टिकली डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। ये पहला सच है। मोदी सरकार ने आने के बाद एक विजन ज़रूर क्रिएट किया, खास तौर पे जैसे मेक इन इंडिया की बात की गई। जब आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हिंदुस्तान में पिछले 15 सालों में खास तौर पे आर्थिक सुधारों का जो दौर है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीछे चला गया, सर्विस सेक्टर आगे बढ़ गया, और ये नॉन सस्टेनेबल है। जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग को पेपअप नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर को रिविजिट नहीं करेंगे, तब तक आप हिंदुस्तान की ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है ये जो विजन था मेक इन इंडिया का, एक बहुत अच्छा विजन था। इसके अलावा 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट काम होता हुआ दिखाई पड़ा। जैसे कोल है, कोल का जो फिनोमिनल ट्रांसफॉर्मेशन है, जिस तरीके की क्राइसिस आई जिसने आपके पावर सेक्टर को भी प्रभावित कर दिया, अब जिस तरीके से कोल का ऑक्शन किया गया, जिस तरीके से उसका लिंकेज पावर के साथ किया जा रहा है, ये सब बहुत क्रेडिबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर खासतौर पर रोड सेक्टर में बहुत अच्छा काम हुआ, ये पहला सच है। तो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट इंटरवेंशंस हुए, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा। दूसरा सच है जो आज जनता सवाल पूछ रही है, जिसका शायद दिलीप जी भी इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आम जनता की ज़िंदगी में वो प्रभाव धीरे धीरे ट्रांसलेट करता है, अभी वो पूरी तरीके से दिखना नहीं शुरू हुआ है। क्या 2 साल आप मानते हैं कि 2 साल उस लिहाज से आपको लगता है कि मुझे पूरा कर लेंगे कम समय? आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया है। मुझे लगता है कि मोदी सरकार के आंकलन के लिए जहाँ तक कटिंग एज तक ये चीज़ें पहुँचने का सवाल है, 2 साल शायद अभी कम समय है, लेकिन मोदी सरकार को भी अब सचेत होना पड़ेगा कि अब देखिए, जनता को हम सिर्फ ये आश्वासन नहीं दे सकते, हमारे कितने भी अच्छे इंटेंशन हो, हम कितना भी अच्छा काम करना चाहें और काम करें, हम जनता को ये आश्वासन नहीं देते रह सकते कि 10 साल बाद सब ठीक कर देंगे। जनता को कुछ चीज़ें तुरंत चाहिए, जैसे जनधन योजना या उजाला की बात अभी की गई, ये अच्छे इंटरवेंशन जो बहुत जल्दी से पहुँचेंगे। जनधन की बात अरविंद जी ने स्वयं करी। हमें कहीं ना कहीं एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिस्ट हैं तो कहीं ना कहीं ये इस बात से सहमत होंगे कि जब आप कहते हैं कि जो ग्रास रूट में गरीब तबके का व्यक्ति है अथवा जो मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति है,
या फिर जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का है उसको क्या मिला। उसका एक एम्पेरिकल एविडेंस ये है कि पहले डायरेक्ट बेनिफिट जो है, इकोनॉमिक बेनिफिट, वो गरीब तक डायरेक्टली पहुंचने का सरकार के पास कोई साधन नहीं था, वाया मीडिया होता था। नहीं, ये विजन तो बहुत जबरदस्त है, तो उसे मेन स्ट्रीम बैंकिंग से जोड़ा गया है। उससे दो प्रकार के लाभ हो रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि ट्रांसपेरेंसी आ रही है कि जनता के पैसे जनता के खजाने से जा रहे हैं सीधा नागरिक के खजाने में। जैसे कि दिलीप जी ने कहा, बैंकिंग सेक्टर में भी एक एडिशनल ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि जैसे आपके अकाउंट्स बढ़ते हैं इसका मतलब आपको उस सेक्टर में और नौकरियों की जरूरत पड़ती है। उस नए बैंक अकाउंट को सर्विस करने के लिए हर रीजन में फिर नई नौकरियों का आना, उस नौकरी में आने के लिए उस वर्ग को प्रशिक्षित करने का मतलब कोई ऐसे प्रशिक्षण के केंद्र होंगे, शैक्षिक संस्थान होंगे। इसका मतलब उसका इम्पैक्ट उन संस्थानों पर भी होगा, वहाँ पर ज़्यादा वो ट्रेनर्स की ज़रूरत होगी, शिक्षकों की ज़रूरत होगी, नॉन एकेडमिक स्टाफ की ज़रूरत होती, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। तो ये जो एक इम्पैक्ट आप हर लेवल पे देख रहे हैं, इसको आप सिर्फ वो अकाउंट देखेंगे कि आज 99% लोगों के पास जनधन का अकाउंट है, लेकिन इसका बाकी का इम्पैक्ट जो है वो विजिबल इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जब एक बार वो सामने बतलाया जाता है तब लोग कनेक्ट करना शुरू करते हैं। नहीं, लेकिन स्मृति जी साथ में दूसरी बात, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा, एक बात है कि इस सरकार का 40% जो वक्त है वो निकल गया, तो अब नहीं, दूसरी बात अशोक जी, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की मुद्रा योजना की। मुद्रा योजना क्या है? यहाँ जितने वरिष्ठ नागरिक अगर बैठे हैं उनसे पूछिए कि एक मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब तो छोड़ दीजिए, अगर किसी महिला को मसाला बनाने के छोटी सी अपनी दुकान भी लगानी हो तो उसके पास या तो पति से पैसा मांगे, परिवार से, या अपने जेवर गिरवी रखे, उसके अलावा और कोई साधन नहीं था। अब मुद्रा योजना में 50,000 से लेकर 10 लाख तक की राशि आप प्राप्त कर सकते हैं स्वयं को रोजगार देने के लिए। और उससे क्या हो रहा है, दो प्रकार के इम्पैक्ट हो रहे हैं। एक, आप अकेले तो वो चला नहीं सकते एंटरप्राइज, किसी एक व्यक्ति को तो आपको नौकरी पे रखना पड़ेगा साथ अपने, या तो वो व्यक्ति आप ही के अपने परिवार का हो या बाहर से कोई हो। इसका मतलब 1+2 हो रहा है कम से कम हर एंटरप्राइज में। दूसरा, 79% महिलाओं को मिला है मुद्रा योजना में लोन। इसके दो परिणाम हो रहे हैं। जो भी बैंकिंग और इकोनॉमिक सेक्टर से वो जानता है कि आज अगर भुगतान लोन का होता है और महिला को अगर लोन दिया है तो वहां पर भुगतान बैंक को 100% होती है। इसका मतलब आपका बैंकिंग सेक्टर अब 79% ऐसा लोन दे चुका है जो 100% रिकवरेबल है। एक गरीब परिवार की बहन के लिए या फिर मध्यम वर्गीय परिवार की बहन के लिए कितना मुश्किल होगा अशोक जी, अपना प्रोजेक्ट पूरा बनाना, बैंक में जाके उसे प्रस्तुत करना, बैंक फिर उस प्रोजेक्ट को उसके मेरिट पर स्वीकार करता है, फिर उसको लोन देता है। ये 79% एक महिला की कैपेसिटी का भी संकेत है आपके देश में। तो हम जब नंबर्स को देख रहे हैं, द नंबर्स टेल अ बिगर स्टोरी। The idea is who is listening to that story, who is interested in that deal. वो स्टोरी लोगों तक पहुंची है। मैं उस पे ये जो एक मिनट पे एक छोटा सा, दिलीप जी एक छोटा सा ब्रेक लेना, क्योंकि उसके बाद मैं आपकी बात पे भी आऊंगा। प्रोफेसर मनुका खन्ना से भी पूछूंगा कि एक बात यहाँ पर बड़ी दिलचस्प होती, जो दिल्ली से होती, बिहार से होती, असम तक पहुंची, तो उसके राजनीतिक मायने क्या है, क्योंकि राजनीतिक मायने बड़ा इंपॉर्टेंट है राजनीति में इस सरकार के परफॉर्मेंस के हिसाब से, वो मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद मैं जनता जनार्दन से उनके सीधे सवाल लूंगा जो पूछेंगे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी से इस ब्रेक के बाद। ये साइड से थोड़े छोड़े कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर ये साइड से? नहीं, नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। याद तो है ना, 25 से 31 मई है आपके प्रीमियम की राशि के भुगतान की तारीख। जी हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रीमियम के भुगतान हेतु आप अपने संबद्ध बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस रखें। ये राशि बैंक की ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से ली जाएगी। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें, कॉल करें 1800-120-2838।
ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर ये साइड से? नहीं नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर ये साइड से? नहीं नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। भाइयों बहनों, नीम कोटिंग यूरिया के कारण आपकी जमीन को बचाने में, आपकी फसल को बचाने में और आपके पैसे बचाने में काम आने वाला है। इस नीम लेपित यूरिया से और क्या क्या लाभ है? एक तो इसकी खपत कम होती है और इसमें नीम होने के कारण कीट भी कम आते हैं, मिट्टी और फसल खिल उठते हैं। ये नीम लेपित यूरिया का उपयोग केवल खेती बाड़ी के लिए होता है। इस साल यूरिया का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। अब ये नीम लेपित यूरिया हर जगह आसानी से मिलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नीम लेपित यूरिया का वरदान, लहलहाते खेत, खुशहाल किसान। जीवन की खुशहाली में न आने दे एक भी विराम। समय पर करें अपनी बीमा किश्त का भुगतान। याद रहे 25 से 31 मई तक आपके बीमा प्रीमियम की राशि अपने बैंक के बचत खाते में अवश्य जमा रखें। वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 330 रुपए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए, सिर्फ 12 रुपए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या बैंक मित्र बीमा एजेंट से संपर्क करें। जनहित में जारी। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें। कॉल करें 1800-120-2838। 2 साल मोदी सरकार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लखनऊ में हैं। लखनऊ की बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में है और नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में जो सरकार की दिल्ली की सरकार है, उसको 2 साल पूरे होगा। उस 2 साल के कामों पर जनता की क्या राय है, जनता की उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं, इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं, हमारे साथ दिलीप अवस्थी जी हैं, दैनिक जागरण के उत्तर प्रदेश के संपादक, हमारे साथ प्रोफेसर अरविंद मोहन जी हैं जो कि आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, और प्रोफेसर मानुका खन्ना जी हैं जो कि राजनीतिक शास्त्र की प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर खन्ना, मैं आपसे पहले शुरुआत करता हूँ, फिर मैं ऑडियंस के बीच जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर एक बात उठी, चुनाव के संदर्भ में बात उठी। अभी असम में हमने देखा कि भाजपा को बहुत बड़ी जीत मिली। भाजपा ने कहा कि उसके काम जो सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों पर जनता ने मोहर लगा दी है, ऐसा कहा गया। लेकिन सब ये बात होती है तो फिर बात होती है कि बिहार में भी चुनाव हुए थे, उसके पहले दिल्ली में भी चुनाव हुए थे, जहां भाजपा चुनाव हारी थी। तो इन चुनावों की राजनीति को कैसे देखते हैं केंद्र सरकार के कामकाज से जोड़कर? इसमें हमारा कहना तो ये रहेगा कि 7 इलेक्शंस हुए हैं इन 2 सालों में, उसमें से जीत 5 में हुई, हार 2 में हुई जी। तो कहीं ना कहीं नंबर्स भी ये बता रहे हैं कि जनता ने बीजेपी को एक्सेप्ट तो किया है। अगर ना किया होता तो 5 राज्यों में वो जीत ना होती। आपका जो होल्ड दिल्ली में था वो एक छोटा सा एरिया है, इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेजेड स्टेट। उसको तो अब एक राज्य का दर्जा दिया गया है, लेकिन उस छोटे से एक शहर के माहौल में जीत और एक बड़े असम जैसे जगह में जीत, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो डेफिनेटली ये नज़र आता है कि मोदी सरकार ने एक बड़ी जनता को अपने साथ कर लिया है। हो सकता है एक शहर की जनता दिल्ली ने इतना सपोर्ट ना किया हो, या बिहार में डेफिनेटली जो पॉलिटिकली थोड़ा सा भी उसको एनालाइज करेंगे, वहाँ दूसरे आप मतलब अगर चाहें तो उसका नाम दें जातिवाद, परिवारवाद, उसका भी कहीं ना कहीं फैक्टर हर चुनाव में कुछ ना कुछ फैक्टर होते हैं, चाहे हार हो चाहे जीत हो, उन चुनाव के लोकल फैक्टर भी होते हैं। पर मैं स्मृति जी आपसे पूछता हूँ कि अगर आप ये कहती हैं कि असम में जो जीत थी वो भाजपा के कामों की जीत है, तो फिर सवाल है बिहार और बाकी जगह पर जो हार थी उसको क्यों नहीं फिर ये माना जाए कि लोगों ने वहाँ पर नकारा? उसको कैसे? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रोफेसर खन्ना कह रही हैं उसमें एक चीज़ और जोड़ने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने कहा, लोकल संगठन की अपनी चुनौतियां होती हैं और हम कार्यकर्ता के नाते
कहीं हार कहीं जीत का सामना करते हैं। लेकिन ये भी कहना सत्य है कि जैसे अरविंद जी कह रहे थे, चीज़ों को पॉपुलेट करने में समय लगता है। तो जब हमने एक चर्निंग देखी पॉलिसी की दृष्टि से, उस चर्निंग का एविडेंस अब प्रस्तुत करने का हमारे पास साधन था। तो असम में जब हम बोल रहे थे तब जनता से कह रहे थे, देखिए 2 साल की हमारी ये उपलब्धि रही है, आपके पास ये प्रमाण है। और असम में हमने इस प्रमाण के आधार पर जनता का साथ पाया, क्योंकि वो जनता भी परिवर्तन की अपेक्षा लगाए बैठी थी। तो वो जनता भी उन्होंने जितना बड़ा आशीर्वाद हमको दिया, वो इस बात का संकेत है कि इस जनता ने हमें इस 2 साल के काम पर आंका और कहा कि हाँ, जब सबका साथ सबका विकास का आह्वान नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उसका प्रमाण हमने केंद्र की सरकार के माध्यम से देखा है। और इसीलिए अब हम चाहेंगे कि यही भाजपा असम में भी अपनी सेवा दे। अब उत्तर प्रदेश के लोगों की भी बारी और उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में है, और उनके सवालों के जवाब के लिए आपको जरा कमर कसनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर सवाल लेता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है? 1995 में डिसेबिलिटी एक्ट भारत में पारित हुआ, लेकिन 19 सालों में वो काम नहीं हो सका जो पिछले 2 सालों में हुआ है। पहली बार CBSE केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में बच्चों की, विकलांग बच्चों के लिए विशेषज्ञ रखे जाएंगे। इसके लिए मानव संसाधन विभाग को धन्यवाद। दूसरा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से जो बच्चा कक्षा 8 पास होगा, वो अपने पड़ोस के विद्यालय में विकलांग बच्चा एडमिशन लेगा। वो ये चिंता नहीं करेगा कि हमारा माध्यमिक विद्यालय या हमारा एजुकेटर 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है। इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो कि जो परिणति है, जैसे अभी बीच में सवाल आ रहा था कि 2 वर्ष नीतियां बनाने में लग गया। हमारा यह आग्रह है कि 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस होता है, तब तक एक ठोस नीति आ जाए कि इनके लिए कैसे नियुक्तियां होंगी और इनका मापदंड क्या होगा। ये सारी भूमिकाएं आती हैं राज्य के सरकार के अधीन, लेकिन जो हमारे दायरे में आता है, कानूनी दायरे में आता है, वो है हमारे दिव्यांग विद्यार्थियों को हमने IITs में पहली बार पूरी उनकी फ़ीस माफ़ की है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। साथ ही मैंने हाल ही में NCERT की एक बैठक में यह आह्वान किया कि जो हमारे बच्चे दिव्यांग हैं, उनका जो लर्निंग आउटकम है, उसमें अगर हमें इजाफा करना है, उसको बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा जो उनके अभिभावकों तक हम पहुंचाएं, उनके शिक्षकों तक हम पहुंचाएं। पहले ये हुआ करता था कि विशेष शिक्षकों को ही ट्रेनिंग दी जाती थी दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने की। अब हमने ये मैंडेटरी किया है कि जो इस राष्ट्र में शिक्षक बनना चाहता है, उसको, हर एक शिक्षक को अब दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाने की ट्रेनिंग लेना अब हमने अनिवार्य बना दिया है। लेकिन जहाँ तक रमसा और SSA की आपने बात की, उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर कोई विशेष चुनौती किसी एक ज़िले में आपको दिखती है, आप मुझे बता दें। मैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग तक निश्चित रूप से आपके इस संदेश को पहुंचाऊंगी। चूँकि ये उत्तर प्रदेश की सरकार के दायरे में है, इसलिए मैं तो सिर्फ संवाद का सेतु ही बन सकती हूँ। क्या राज्य सरकारों के साथ मिल करके विकास को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए मोदी सरकार आपको लगता है ठीक रास्ते पे? क्योंकि कई बार लगता है कि अनावश्यक जो है टकराव भी चल रहा है राज्यों के अंदर। नहीं अशोक जी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रमाण बहुत सारे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के। सबसे बड़ा प्रमाण तो शिक्षा नीति में मैंने स्वयं देखा। आज से 30 साल पहले शिक्षा नीति बनी थी और शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बदलाव आए। लेकिन अब तक जब शिक्षा नीति बनी, आप में से कोई मुझे एक उदाहरण ऐसा बता दे जब जनता जनार्दन से पूछा गया हो कि आप किस प्रकार की पॉलिसी चाहते हैं। कभी नहीं पूछा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि हमारे देश में करीबन 2 लाख से ज़्यादा विलेज एजुकेशन काउंसिल हैं, कि हम उनमें जाकर पूछ सकते हैं किस प्रकार की शिक्षा चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिजिटल इंडिया का क्योंकि हम आह्वान कर चुके हैं, तो हम टेक्नोलॉजी को लेवरेज करें। हमने कहा हम हर ब्लॉक तक जाएंगे, हर ज़िले तक जाएंगे और हर राज्य से फिर नीति कैसे बननी चाहिए इसका परामर्श करेंगे। स्वयं मैंने खुद 60 से 70 ज़िलों के कलेक्टर्स के साथ, शिक्षाविदों के साथ, ब्लॉक के हमारे प्रतिनिधियों के साथ बात की और स्वयं मैं राष्ट्र के 6 रीजन्स में हर राज्य के मंत्री और सचिव के साथ बैठक करके उनकी बातों को शिक्षा नीति में लाने का मैंने प्रयास किया। साथ ही आपको कहते हुए मुझे हर्ष होता है कि कई लोगों का ये मानना था कि जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, गाँव में टेक्नोलॉजी नहीं चलती। उसका सबसे बड़ा प्रमाण मैंने शिक्षा नीति के बनाने के इस प्रयास में देखा।
आपको कहते हुए मुझे खुशी होती है अशोक जी, 1,10,000 से ज़्यादा गाँव ने हमारे पोर्टल के माध्यम से आके ट्रेनिंग की, पहले तो खुद कि अगर मुझे शिक्षा नीति के बारे में बताना है तो किन बिंदुओं पर मैं क्या अपने भाव बताऊं और कैसे उसे अपलोड करूं। तो हमने एक पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस किया और 1,10,000 गाँव ने और वहाँ के नागरिकों ने हमको बताया कि किस प्रकार की शिक्षा वो चाहते हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का और जनता की आवाज़ को प्रतिबिंबित करना पॉलिसी में ये सबसे बड़ा उदाहरण है। एक उदाहरण और, क्या आपने कभी भी देश में ये देखा कि जब अकाल या सूखे की चुनौती आती है तो देश के प्रधानमंत्री उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ, सचिवों के साथ बैठकर एक सामूहिक बैठक कर उस राज्य की समस्या का समाधान ढूंढे? ये कभी नहीं हुआ है। राष्ट्र में पहली बार नरेंद्र मोदी जी को आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश की ही बात ले दें, मुख्यमंत्री, सचिव, जितने भी प्रतिनिधि थे जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चयनित किए थे, उन सब ने मिलकर प्रधानमंत्री जी से बात की आकर दिल्ली में कि किस प्रकार से इस चुनौती का सामना हम मिलकर कर सकते हैं राज्यों में। तो मुझे लगता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के दो अच्छे उदाहरण तो मैंने आपके सामने दिए। लेकिन जिसकी भी अगर कांग्रेस की सरकार होती है केंद्र में, यहाँ बीजेपी की होती है तो बीजेपी की सरकार कांग्रेस को ब्लेम करती है। इसी तरह आज यहाँ अखिलेश हैं तो वो हर चीज़ के लिए कहते हैं केंद्र हमें पैसा नहीं दे रहा, केंद्र हमारी योजनाओं को अप्रूव नहीं कर रहा। अब सूखे की बात आपने कही, 10,000 करोड़ रुपए मांगे गए बुंदेलखंड के लिए और मिले 900 करोड़ रुपए। ये जो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ दिलीप जी, मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से, एक सेकेंड, मैं अगर डिमांड ठीक नहीं है तो वो भी आपको बोलना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप ही खुद कह रहे हैं डिमांड ठीक नहीं है इसलिए पैसे ना मिलना मतलब न्याय हुआ, अन्याय नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। मैं छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ जहाँ पे ब्लेम हुआ नहीं, गेम बहुत सारा हुआ। पिपरी नाम की एक जगह है मेरी लोकसभा क्षेत्र में जहाँ से मैं 2014 का चुनाव लड़ी। उस क्षेत्र ने सार्वजनिक घोषणा कर दी कि जी हम तो वोट किसी को नहीं देंगे, ना भाजपा को देंगे ना कांग्रेस को देंगे। मेरी इच्छा थी कि मैं जाके कम से कम देखूं तो कि बात क्या है। मैंने गांव वालों को एकत्रित करके जब पूछा दिक्कत क्या है, उन्होंने कहा देखिए पानी से कटाव हो रहा है ज़मीन का, घर बह जाते हैं, खेत बह जाते हैं, लेकिन वोट मांगने लोग आ जाते थे आज तक, लेकिन आज तक किसी ने समाधान नहीं दिया। मैंने कहा देखिए भाई साहब आप वोट मत दीजिए मुझे, लेकिन मैं इतना आपसे कहना चाहूँगी कि चुनाव के बाद मैं लौटूंगी ज़रूर। और 26 तारीख को अशोक जी, पिपरी जो 60 साल से इस चुनौती का सामना कर रहा है, जिसने मुझे वोट नहीं दिया, उस गांव में जाकर केंद्र की सरकार के माध्यम से हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से आग्रह किया कि मेरा विशेष आग्रह है कि ये गांव लोकतंत्र में अब विश्वास नहीं करता। अगर हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में दोबारा विश्वास करे तो उन्होंने वोट नहीं दिया, फिर भी हम डिलीवर करें। और पिपरी में हम वाटर रिसोर्सेज के माध्यम से, और ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज है अशोक जी, उन्होंने अपने परिवारों का सब कुछ बेहतर देखा है। नहीं जो और हम अब दोबारा वहाँ पे बांध का उनके जो कटाव को रोकने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब हम सिर्फ वहाँ डिलीवर नहीं कर रहे जहाँ हम या तो सत्ता में या हमें वोट मिले, हम वहाँ भी जा रहे हैं। वहाँ पे मेरे विभाग का काम भी नहीं है, लेकिन एक भाजपा की प्रतिनिधि के नाते मैं कह रही हूँ कि हम वहाँ भी जा रहे हैं जहाँ पर लोगों का लोकतंत्र से विश्वास अच्छी बात है, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं जो पॉलिटिकल ढांचा है, जिस तरह से एक सेटिंग हमें मिली हुई है, उसमें मुझे लगता है कि शायद किसी भी प्रदेश की तरक्की तब तक संभव नहीं है जब तक एक जैसी सरकारें दोनों जगह नहीं है। आपकी इच्छा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बहुत जल्द पूर्ण होगी। एक चीज ऐड कर दूं जी, जो स्मृति जी ने कहा कि सूखे पे प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग की जी, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अखिलेश यादव जी ने भी उसके बाद ट्वीट किया और उसमें मेंशन किया कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई, पत्रकारों से भी बात करते हैं। मीटिंग अच्छी हुई लेकिन पैसे नहीं मिले। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दिलीप जी ने अभी जो कहा ना, बहुत बढ़िया काम होता है जब दोनों तरफ एक ही पार्टी की सरकार हो, तो कहीं ना कहीं तो ब्रह्मा जी बैठ के दिलीप जी के इस कथन पर तथास्तु कह चुके हैं। सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, जीएसटी को आगे नहीं बढ़ा पाए। आप भी जानते हैं कि ये 2/3 अमेंडमेंट से पास होगा। आप भी जानते हैं कि 2 साल 2/3 अमेंडमेंट को पास करने के लिए सबसे बड़ी राज्यसभा में चुनौती रही कि कांग्रेस हट कर बैठी है कि जो बिल वो खुद ही प्रस्तावित कर रहे थे आज उसको इसलिए नहीं जाने देंगे क्योंकि वो जानते हैं कि जीएसटी के आने के बाद देश में एक आर्थिक क्रांति आने की संभावना है और वो नहीं चाहते कि ये जीत मोदी जी के सर पर
रखी जाए और उनको इसका कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट मिले। तो जैसा कि दिलीप जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं तो जनता के लिए और राष्ट्र के हित के लिए कांग्रेस को भी एक मर्यादा के बाहर जाना नहीं चाहिए, यह अब जनता भी कह रही है। तो मैं इतना कहूंगी कि जिस प्रकार से अरविंद जी भी कह रहे हैं कि विषय देश हित का है, तो ये अगर कांग्रेस बेहतर समझे तो मुझे लगता है राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी सहूलियत होगी। हम तो इस विषय को कांग्रेस के साथ परस्यू पहले दिन से कर रहे हैं, लेकिन वो हट कर बैठी है। मनमोहन सिंह जी ने तो, और मैं काफी स्तब्ध थी कि मनमोहन सिंह जी ने लिटरली एक पॉलिटिकल धमकी दी कि अगर आप राहुल जी और सोनिया जी को परेशान करेंगे तो जीएसटी भूल जाइए। इसका मतलब राष्ट्र के हित को तलवार के ऊपर धार पे रख के कहा गया, जी पहले आप सोनिया जी और राहुल जी को खुश कीजिए, तभी राष्ट्र का हित आपको जीएसटी के माध्यम से परिवर्तित होते मनमोहन सिंह की धमकी को सीरियसली मत लीजिए। पर स्मृति जी वो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आप कांग्रेस को ठीक से समझा नहीं रहे, ठीक से बात नहीं हो रही, क्योंकि अभी आपने जो उदाहरण दिया पिपरी का, आप लोकतंत्र की जड़ें जरूर मजबूत कर रहे हैं, पर वहाँ किसी और की जड़ें खोदने की कोशिश कर रही है, तो वो भी लोगों की पीड़ा है। उसकी जड़ वहाँ है नहीं, वरना मैं 20 दिन में 3 लाख वोट नहीं पाती। लेकिन कांग्रेस वो बात और इतना भी कहूंगी, अगर जड़ होती भाई साहब तो पिपरी जैसा गांव अमेठी में नहीं होता। जी, लेकिन स्मृति जी, क्योंकि यहाँ पर कई सवाल, ज़्यादातर सवाल जो हैं वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन से लेकर हो, तो एक सवाल ये भी कि क्योंकि आपके महकमे से सीधा जुड़ा है, विश्वविद्यालय में जो हमने जो देखा पिछले कुछ समय में, जो अनरेस्ट की जो घटनाएं हुई कई जगह पर, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये अशोक जी, मैं अपने लोकसभा के भाषण में बोल चुकी हूँ, राहुल गांधी जी अमेठी में एक जगह 2 बार नहीं दिखे हैं, लेकिन हैदराबाद में 2 बार दिखे हैं एक ही जगह पे। क्या करते हुए? जेएनयू में क्या करते हुए मिले? जिन बच्चों ने कहा भारत की बर्बादी तक जंग लड़ेंगे, उनके साथ खड़े होकर पीठ थपथपा के बोला हाँ ये तुम्हारी आजादी है, बोलो बोलो कि भारत के टुकड़े होंगे, भारत बर्बाद होगा। तो ये कैंपस अनरेस्ट, जो लोग बूथ पर हार गए मोदी से, वो अब कैंपस में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हाल देखिए उनका कि वो स्टूडेंट यूनियन के चुनाव भी नहीं जीत रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, मैं उनसे सवाल लेना चाहूँगा। जी, आने वाले चुनावों में, उत्तर प्रदेश के चुनावों में बीजेपी का क्या यूएसपी रहेगा जिसके दम पे वो सरकार बनाने का दावा करेगी? मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी 2 बड़ी चुनौतियां हैं, एक सम्मान और दूसरा समाधान। आज अगर उत्तर प्रदेश में आप किसी ऑफिसर का चित्र देखते हैं तो एक पूर्व मुख्यमंत्री का बैग अथवा जूते उठाते हुए आपको चित्र मिलता है। तो क्या उस ऑफिसर को उतने ही सम्मान की जरूरत है जितना एक नागरिक को, जो चाहता है कि जब वो अपना पेट काट के टैक्स भरे तो वो उत्तर प्रदेश की उन्नति में पैसा लगे? दूसरा, समाधान की जब जरूरत है तो एक उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश ने एक युवा मुख्यमंत्री को चुना था। क्या बुंदेलखंड की जनता आज कह सकती है कि उस उम्मीद पर वो युवा मुख्यमंत्री खरा उतरा है? तो एक तरफ न सिर्फ जनता का, बल्कि जो जनता के हित में प्रशासन में काम कर रहे हैं उनका सम्मान, दूसरा उत्तर प्रदेश में समाधान देने का प्रयास। मुझे लगता है कि हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा ही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। विकास रहेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दा, ऐसा स्मृति जी कह रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं नाना चंद लखमानी, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक एजुकेशन से लेकर टेक्निकल एजुकेशन तक कोई ऐसी योजना है जिससे ग्रामीण भाई हमारे शहर में ना आकर वहीं उनको रोजगार उपलब्ध हो सके? आज अगर देश में हम मोबाइल की डेंसिटी देखें तो लगभग 100 करोड़ लोगों के पास मोबाइल उपलब्ध है, और टेक्नोलॉजी की उस उपलब्धता को देखते हुए मैंने पिछले साल एनसीईआरटी की सभी किताबें हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में कक्षा 1 से 12 मुफ्त में ई पाठशाला के माध्यम से उपलब्ध करा दी थी। और साथ ही मैंने ये भी कहा था कि हर राज्य की अपना एक पाठ्यक्रम होता है, अपनी पुस्तकें होती हैं। अब तक 8 राज्यों ने अपनी पुस्तकें हमें पहुंचाई हैं, जिसे हम डिजिटाइज करके इसी प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध कराने वाले हैं। तो हम पहली बार प्रयास कर रहे हैं कि आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, हमारी ये सारी शैक्षिक संस्थानें जो टॉप और क्वालिटी की संस्थानें हैं, वो डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और साथ ही सेमेस्टर 1 डिग्री का अपने इस पोर्टल और मोबाइल ऐप में 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराए।
लेकिन गाँव में एक चुनौती ये भी होती है कि कक्षा 8 के बाद बहुत सारा ड्रॉप आउट आप देखने लगते हैं। तो हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं का बोर्ड भी CBSE और NIOS के माध्यम से इसी ऑनलाइन पोर्टल पर मुफ्त मिलेगा आगामी 2 महीने में 10 भारतीय भाषाओं में। इस पोर्टल पर आप यही डिप्लोमा फ्री कर सकते हैं और जाकर अपने निम्नलिखित जो भी आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज करेंगे उसमें जाके आप अपना एग्जाम देके सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे मात्र 1000 रुपये में। IIT का डिप्लोमा जो अपने आप में बहुत बड़ी एक क्रांति लाएगा। लेकिन एक चुनौती जिसके बारे में अरविंद जी और प्रोफेसर खन्ना ज़्यादा इसके बारे में जानेंगे कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मूक्स होता है तो आप उस एक संस्थान से जब मार्कशीट पाते हैं तो उसका दूसरे संस्थान में कोई मोल नहीं होता। लेकिन स्वयं का जो पोर्टल होगा उसमें हर मार्कशीट को, हर सर्टिफिकेट को क्रेडिट मिलेगा जो आपको राष्ट्र भर में विद्यार्थी और नागरिक के नाते मूवमेंट देगा। इसका मतलब वही सर्टिफिकेट लेकर अगर आप आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मांगेंगे तो उस क्रेडिट को माना जाएगा, उसकी मान्यता होगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप दोनों प्रोफेसर्स कंफर्म कर पाएंगे किसी भी देश में उपलब्ध नहीं है। तो ये शिक्षा की दृष्टि से हम आगामी 2 महीने में पहले चरण में 500 कोर्सेज रोल आउट कर रहे हैं और आगामी 1.5 साल में 2000 कोर्सेज उपलब्ध होंगे जो टेक्नोलॉजी से, साइंस से, लिटरेचर से संबंधित होंगे। आज अगर शिक्षा में आप ग्रामीण बच्चे से पूछें, चाहे वो बच्चा उत्तर प्रदेश का हो या तमिलनाडु का हो, उसकी सबसे बड़ी चुनौती है कि किताबें अंग्रेजी में हैं लेकिन उसने पढ़ा है अपनी मातृभाषा में, और जब उसे अंग्रेजी में कहीं संस्थान में पढ़ना पड़ता है तो कहीं ना कहीं एक हीन भावना या चुनौती का सामना करना पड़ता है। 25 तारीख को हम भारतवाणी भाई साहब लॉन्च कर रहे हैं जिसमें 22 भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा के सबसे ज़्यादा आज तक के उपलब्ध जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी किताबें हैं, ये मुफ्त हिंदुस्तानियों को प्राप्त होंगी और अगले साल यही 22 भाषाओं से बढ़कर 100 हिंदुस्तानी भाषाओं में प्राप्त होंगी। लेकिन क्या रोजगार के अवसर उनके लिए पैदा हो पाएंगे? क्योंकि ये बात आती है हिंदी की भी, जब हम बात करते हैं स्मृति जी तो ये कहा जाता है हिंदी आज जन जन की भाषा लेकिन रोजगार की भाषा नहीं है। जब आप बात नहीं अशोक जी, मुझे लगता है कि ये भी एक फैलेसी है। आज बेहतर दिलीप जी शायद इसको बोल पाएं। आज अगर एक विद्यार्थी को अपने ही रीजन में, अपने ही गांव में कोई साधन मिलता है काम करने का तो वो अपनी मिट्टी छोड़कर शहर नहीं जाना चाहता। तो एक तरफ मैं उसके घर के दरवाजे तक स्वयं के माध्यम से शिक्षा पहुंचाने का प्रयास करूंगी और दूसरा उसके अपने शहर या गांव में किसी बैंक के माध्यम से वो मुद्रा योजना या स्टैंड अप इंडिया की योजना के माध्यम से स्वयं को रोजगार देगा और दूसरों को भी नौकरी देगा। जिस तरीके की बात अभी कही बहुत अच्छे इंटरवेंशंस हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में एक बड़ा चैलेंज है कि केंद्र सरकार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज दे रही है। कई कई यूनिवर्सिटीज़ को 300, 400 करोड़ तक की ग्रांट्स हैं, जबकि ज़्यादातर जो शिक्षा है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ दे रही है। और अभी तक जो स्थिति रही है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को उस तरीके के संसाधन केंद्र सरकार से नहीं मिले। इसमें कुछ करने को नहीं, मैं इतना उसमें जोड़ूंगी अरविंद जी। जब हम स्वयं की बात करते हैं तो ये मात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी राष्ट्र भर के विद्यार्थियों के लिए, नागरिकों के लिए उपलब्ध है। दूसरा, पिछली सरकार ने रूसा नाम का एक प्रयास शुरू किया था लेकिन उसे अधमरा छोड़ दिया था। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार हमें प्रस्तावित करेंगी कहाँ कहाँ पैसा देना है, फिर हम पैसा दे देंगे। लेकिन हमने देखा कि ये राज्य की सरकारें अपना ही हायर एजुकेशन काउंसिल ही नहीं बना रही थी। तो पहले हमने कहा कि अनिवार्य कर दिया कि हर राज्य अपना हायर एजुकेशन काउंसिल बनाए। फिर हमने अनिवार्य किया, क्लस्टर यूनिवर्सिटी की एक सुविधा दी। हमने कहा मान लीजिए एक ज़िले में एक कॉलेज इंजीनियरिंग का, एक मैनेजमेंट का, एक फार्मेसी का है, एक मान लीजिए लखनऊ में मान लीजिए संस्कृत का कोई कॉलेज है। हमने कहा इन सबको एक साथ मिला के यूनिवर्सिटी आप प्रपोज करिए राज्य स्तर पे। उसको हमने आर्थिक समर्थन दिया, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन राज्य सरकारों के अधीन है और उसको कैसे बढ़ाना है वो भी हमने प्रयास रूसा से किया। नैक नाम की एक संस्था है जो अक्रेडिटेशन करती है। उस अक्रेडिटेशन प्रोसेस में ये होता है कि एक कॉलेज में अध्यापक कौन लगा है, उस अध्यापक का क्या बैकग्राउंड है, उस अध्यापक का कितना आउटपुट हो सकता है, ये वो अध्यापक कितना अच्छा है, उस कॉलेज में कितने डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं या क्या क्या पढ़ाया जाता है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी, इस सब की जांच होती है। तो हमने प्रदेश की सरकारों से कहा कि अगर आपको पैसा चाहिए तो पहले आप
ये सारी जांच कराइए, एफिशिएंसी की लेवल बढ़ाइए, और सारे राज्य अब एक्रेडिटेशन करा रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा की क्वालिटी में तभी सुधार आया है जब एक्रेडिटेशन का प्रोसेस हुआ है। साथ ही हमने उसे कॉम्प्लीमेंट किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रैंकिंग्स के बड़ी, आप सबने देखा होगा अखबारों में लोग कहते हैं हिंदुस्तान की जी कोई भी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नहीं आती ग्लोबली। उसकी सबसे बड़ी चुनौती ये है अशोक जी कि आज संपूर्णानंद हमारे पास एक संस्थान है जो संस्कृत वेद की शिक्षा देती है। हमारे पास तमिलनाडु में क्लासिकल लैंग्वेज की एक संस्थान है जो सिर्फ तमिल पढ़ाती है अथवा कन्नड़ पढ़ाती है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय भाषाओं को कोई मोल नहीं है। अगर आप अंग्रेजी में पढ़ाते तभी आपकी रैंकिंग होगी। दूसरा, अगर आपके शैक्षिक संस्थान में कोई विदेशी पढ़ता है, 30% विदेशी पढ़ते हैं, तभी आपकी रैंकिंग होगी। मैंने अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी से कहा देखिए हमारे यहाँ सारी संस्थानें हिंदुस्तानियों को पढ़ाने की है, विदेशियों को पढ़ाने की संस्था नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं स्मृति जी फिर तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनके ऊपर निर्भर रहने से बेहतर अगर रैंकिंग के माध्यम से पारदर्शिता आती है, कंपटीशन बढ़ता है, तो हिंदुस्तान अपनी रैंकिंग बनाए। तो हमने पहली बार नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाया। जब बनाया तो एकेडमिशियंस में ही एक संदेह था कि जी ये कैसे होगा। 3500 इंस्टीट्यूशंस इसमें भागीदार रहीं और जो एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल रैंकिंग को ऑडिट करती है वही एजेंसी हमने अपनाई। उस ऑडिटर ने हमसे कहा, सिंगापुर के ऑडिटर थे, कि जी इतना बड़ा डेटा विश्व में कहीं नहीं था जो आज हिंदुस्तान की रैंकिंग फ्रेमवर्क से हुआ। इसका मतलब छात्र अब चुन सकता है कि टॉप 100 कॉलेज क्या हैं, छात्र अब चुन सकता है टॉप 100 यूनिवर्सिटीज क्या हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, फार्मेसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या हैं। ये चॉइस और इन्फॉर्मेशन हमने छात्रों तक पहुंचाई। मैं चाहूंगा कि कुछ जल्दी से सवाल ले लो, फिर आप उसको सम अप के रूप में जो सवाल आएंगे। जी Good evening, ma'am. I'm Dr. Ambika Mila and I'm looking after a preschool in Lucknow. I wanted to know that like there are no crisp guidelines or regulations regarding the preschool operations as we would compare with the former schools. So is central government working on this front and like when can the outcomes be expected? Please enlighten. We have a national education policy which is coming, which will look at this aspect also, because till such time a new policy doesn't come into force, one cannot make rules or regulations which then might not find a reflection in the policy. So one has to be a little bit patient. I think that this is an aspect which will be covered in the education policy. हाँ मैडम, मेरा एक प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निष्पक्ष भाव से मैं जब देखता हूँ तो निश्चित तौर पर मोदी साहब ने 2 साल में उनका जो परफॉर्मेंस रहा है उससे भारत कम से कम जो इंडो पैसिफिक के कंसेप्ट को हमने आगे बढ़ाया तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया। इसमें कहीं कोई डाउट या संदेह नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब हमारी समस्याएं जब आती हैं हमारे पड़ोस के साथ, विशेष रूप से नेपाल के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे, पाकिस्तान के साथ भी मैंने देखा कि जब शपथ समारोह में तमाम विरोध के बावजूद उन्होंने शासनाध्यक्ष, पाकिस्तान के शासनाध्यक्ष को बुलाया, श्रीलंका के शासनाध्यक्ष को बुलाया और एक संदेश दिया कि हम बायलैटरल रिलेशंस करेंगे और संबंध बढ़ाएंगे तो हमारा जो तनाव है वो कम होगा। लेकिन मैं जब देखता हूं कि 2 साल बाद ये इसमें तनाव कम होने की जगह हमारे पड़ोस के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। एक तो जब नेपाल एक आपदा का सामना कर रहा था तो सबसे ज़्यादा सहायता और सबसे बड़ी पहल हिंदुस्तान ने की, जिसकी सराहना नेपाल की जनता ने की है। ये भी अपने आप में एक प्रमाण है। लेकिन उस सहायता के एवज में हमने आज तक राजनीतिक दृष्टि से कभी कुछ मांगा नहीं है। हिंदुस्तान ने मदद की लेकिन ये नहीं कहा कि मदद की एवज में हमें ये चाहिए। जहाँ तक की बात पाकिस्तान की आती है भाई साहब, हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। चलिए मैं फटाफट जल्दी से आखिरी 2 सवाल। मेरा इतना कहना है कि कम से कम जितना खुराफाती पाकिस्तान पिछली सरकार के ज़माने में रहा था, इतनी हिम्मत मोदी जी के नेतृत्व में नहीं करेगा। मुझे लगता है कि आपकी सरकार थोड़ी ज़्यादा टॉलरेंट हो गई है। जिसको भी देखो प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी कह देता है। पिछले दिनों मैंने टीवी पे देखा कांग्रेस के एक प्रवक्ता कुछ बोल रहे थे। जो हमारे युवा पीढ़ी BA, MA या BTech जो भी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, इसके लिए जो हमारी केंद्र की सरकार है वो नौकरी के लिए क्या प्रयास कर रही है या क्या देना चाहती है? 2 सवाल, एक राजनीतिक सवाल था, थोड़ा ये क्या रोजगार का मुद्दा एक बहुत बड़ा इशू है स्मृति जी, उस पर मैं चाहूंगा कि आप मैं दिलीप जी शायद पहली बार सुन रहे होंगे कि कोई हमें टॉलरेंट कह रहा है तो मैं पहले वो नौकरी वाले सवाल का जवाब दे देती हूँ, फिर टॉलरेंस पे आएंगे। मैं इतना कहना चाहूँगी कि इस पूरे कार्यक्रम में हमने मेक इन इंडिया की बात की, हमने बात की स्टैंड अप इंडिया की, स्टार्टअप्स की बात की, मुद्रा योजना की बात की। कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की पॉलिसी का निर्माण किया है
वो हिंदुस्तान की बेसिक एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेंथ को रिकग्निशन है और कहीं ना कहीं इस बात का भी संकेत है कि हम महज वो देश ना बने जो किसी दफ्तर में सिर्फ नौकरी करना चाहता है, वो देश बने जो अपनी इंडस्ट्री, अपने एंटरप्राइज के दम पर भी दूसरों को नौकरी देने के काबिल है। तो हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी के पास आज इन सभी योजनाओं के माध्यम से अगर नौकरी का अभाव है तो कम से कम अपने दम पर अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय, अपना स्टार्टअप शुरू करने का भी अगर उनमें साहस है तो ये आर्थिक प्रावधान है। दूसरा, जब अरविंद जी भी बोल रहे थे कि मेक इन इंडिया का आह्वान होता है तो इसका मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर को पुश देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब आपकी एनलार्ज होती है इसका मतलब ऑटोमेशन इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑटोमेशन और स्किल का एक बैलेंस रहता है, मैन पावर का बैलेंस रहता है। इसीलिए स्किलिंग प्रोग्राम जो स्किल इंडिया के माध्यम से हो रहा है उसमें इंडस्ट्री रिलेटेड मैन पावर प्लानिंग की ज़रूरत है, जिसको हम पूर्णतः इंडस्ट्री के साथ मिलकर ही कर रहे हैं। तो नौजवान के पास आज 2-3 प्रकार के साधन हैं, या वो किसी कंपनी में नौकरी करे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो, या अगर उसमें एंटरप्रेन्योरियल मादा है तो वो लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू करे, अथवा अगर वो बीटेक एमए भी नहीं कर पा रहा है और मात्र 10वीं की शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं तो वो स्किलिंग के माध्यम से अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करके एक इंडस्ट्री रिलेटेड नौकरी प्राप्त करे। एक उदाहरण, बोट नाम की एक संस्था MHRD चलाती है 4 रीजन्स में। बोट के माध्यम से हम नौजवानों से कहते हैं कि आप हमारे पोर्टल पे क्या पढ़ाई कर रहे हैं, किस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उसके लिए रजिस्टर कीजिए और फिर हम आपको वो इंडस्ट्री अथवा वो ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ कर देंगे जहां 6 महीने आपकी अप्रेंटिसशिप कराते हैं और उस कंपनी को भारत सरकार 25,000 रुपया देती है इस नौजवान की ट्रेनिंग के लिए, ताकि जब ये नौजवान तैयार हो, या तो अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो वही कंपनी उसको ऑब्जॉर्व कर ले, अथवा वो ऐसे ही एक प्रोटोटाइप में एक और कंपनी में काम कर सकता है। तो ये बहुत सारे प्रयास हैं, लेकिन टॉलरेंस पर दिलीप जी आप बोलिए, अंत में मैं बोलूँगी। अगर कोई भी पार्टी अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती है और डेमोक्रेटिक तरीकों को पर अमल करती है, इस देश में चुनाव लड़ती है, तो टॉलरेंस तो बिल्कुल रखना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है इसमें भाजपा भी शामिल है, भाजपा भी टॉलरेंट होती जा रही है और होती जा रही है। हाँ, क्या दिलीप जी इतना रुक रुक के आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। लेकिन नहीं, मुझे लगता है एक चीज यहाँ पर बोलना जरूरी है अशोक जी, जिस भावना के साथ उन्होंने प्रश्न किया, क्रिटिसिज्म अपने आप में एक अच्छी बात है और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो जिस भावना के साथ उस भाई ने प्रश्न पूछा उसके पीछे मुझे एक ही बात कहनी है कि जब आपने चुनाव लड़ा तो आपने नरेंद्र मोदी को तरह तरह के बात कहे, अपशब्द कहे, लेकिन अब वो व्यक्ति मात्र भाजपा का नेता नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री है और जनता को अपेक्षा है कि आप राजनीति के अखाड़े में चाहे जितना भी छीटाकशी करो, जब अब आप नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते हैं तो सम्मान और मर्यादा में रहकर बोले, क्योंकि वो राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर। और चलते चलते एक सवाल मेरे मन में भी आपके लिए है, उसका जवाब मैं चाहूँगा कि एक छोटे पर्दे से जहाँ डायलॉग लिखे जाते थे और इस बड़े फलक पर जब आप काम कर रही हैं, दोनों कामों में कितना फर्क है? वहाँ भी डायलॉग मैं ही लिखती थी, यहाँ भी एक्शन मैं ही करती हूँ। स्मृति जी एक आखिरी बात, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। हमने तमाम योजनाओं की बात की, आपने अपने मंत्रालय के बारे में तो बहुत बात बताया, लेकिन हमने इस सरकार में जब से आई है तब से हमने करीब 50-60 योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं जो है घोषित कर दी गई हैं। पर बड़ी बात यह थी इतनी योजनाओं का इम्प्लीमेंट करना, इतनी योजनाओं की निगरानी करना, ये एक बड़ी चुनौती है। क्या आपको लगता है सरकार इसके लिए अगले कुछ साल में कमर कस के काम करने के लिए तैयार? आपको किसने कहा कि इस वक्त निगरानी नहीं हो रही? मैं आपको ये बतलाना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल दृष्टि से अगर आप देखें तो जिस प्रकार से डीबीटी को इस सरकार ने पुश किया, हमने सभी स्कीमों की बात की, लेकिन मनरेगा में भी पहली बार एक तरफ हम बात करते थे उन बिचौलियों की कि जो एक सामान्य व्यक्ति जो 100 रुपये कमाता है दिन का, उसके भी 100 रुपये में से 40 रुपये का गबन करता था।
अब भारत सरकार की नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पहल ये हो रही है कि उस वर्कर को भी डायरेक्ट उसका बैंक का खाता खोलो और उसका पैसा बिना किसी बिचौलिया के डायरेक्ट पूरा का पूरा उसके खाते में जोड़ कर दो। तो ये निगरानी ही चल रही है अशोक जी, दिखती नहीं है लेकिन चल निश्चित रूप से रही है। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा शपथ के बाद कि ऐसा रास्ता छोड़ गए हैं जिसमें खड्डे बहुत हैं, कुछ भरे हैं कुछ भरने बाकी हैं, ये निश्चित है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, ये पथ कठिन था और इस पथ पर चलने की ताकत नरेंद्र मोदी को छोड़कर और किसी नेता में थी नहीं, इसलिए जनता जनार्दन ने 2014 में उनमें अपना विश्वास दिखाया। बिल्कुल 2014 में विश्वास जताया और क्या ठोक के लोगों ने विश्वास जताया वो हम चुनाव में देख चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि सरकार का करीब 40% जो इस सरकार का कार्यकाल था वो खत्म हो चुका है और योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन योजनाओं का फायदा आम लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए। सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार का यही होगा। इम्तिहान हालांकि उसमें अभी 3 साल हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनता 1 साल के भीतर ही एक बार फिर से इम्तिहान से गुजरेगी। जनादेश देना होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन जाहिर तौर पर केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनकी भी परीक्षा एक बार फिर से इसी राज्य में उत्तर प्रदेश में होगी, लखनऊ में होगी और तब देखेंगे नतीजा क्या आता है। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जैसे दिलीप जी ने कहा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी बाकी है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में पिक्चर अभी बाकी है और उस पिक्चर का फिलहाल इंटरवल हुआ है, लेकिन जो नतीजा है उसका इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आज इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।